हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है। मैं चैनल पे आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 का सामान्य भूगोल लेक्चर नंबर 22। तो 22वां लेक्चर है, तो हम धीरे धीरे जल्दी से ही कंप्लीट कर देंगे इसको। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और घटना चक्र को एंजॉय करिए। और आपका एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ का बहुत जल्दी होने वाला है। तो आरओ का तो फरवरी में ही है, 1 महीने 1.5 महीने जो भी बचे हैं आप इसको मैनेज करिए और प्रिपरेशन करिए। साथ ही साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, यूपीसीएस की। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ नोट्स रिवीजन सब कुछ हो जाएगा। तो इसको करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए घटना चक्र लेक्चर नंबर 22 भूगोल का। तो भूगोल में हम आज करेंगे देशांतर के बारे में। तो देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ये देखिए, उत्तरी और दक्षिणी रेखा को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। तो मध्य रेखा आधी होती है और बृहद ग्रेट सर्कल होता है। और देशांतर इतना सब कुछ पढ़ लीजिए, क्या पढ़ा। तो ठीक है, 1 डिग्री का अंतर है इसके बीच, मतलब 4 मिनट माना जाता है। 1 डिग्री का अंतर मतलब 4 मिनट का। तो इस तरह से है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये गई है पूर्वोत्तर देशांतर और पश्चिमोत्तर देशांतर। बाकी डिग्रियों का विभाजन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह स्थित है कौन से देशांतर पर? तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो काहिरा जो है मिस्र की स्थिति जो है 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 31.14 मिनट ईस्ट की चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने का 24 घंटे में 360 घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी करने वाली पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर को पूरा 3 का गुणा कर 4 में करेंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे लगेंगे। जब 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर के अंश पर बजेगा? तो बजेगा 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा? तो 6 घंटे का होगा। तो 1 डिग्री में इतना होता है, 9 का गुणा 4 में करेंगे 360 मिनट, तो 6 घंटे के बराबर हो जाएगा। जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, ग्रीन बीच में मध्याह्न है, एक समय जहाँ स्थानीय समय जहाँ 5 बजे सायं के निम्नलिखित में से वो कौन सा यमोत्तर स्थान होगा? तो वो होगा 75 डिग्री पूर्व। तो यहाँ पर दिया गया 1 घंटा 60 मिनट होता है। 60 का गुणा आप 5 में करेंगे तो इतना हो जाएगा। 5 घंटे की बात हो रही तो 1 मिनट में इतना होता है, पूरा निकालेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब व बृहद का निर्माण करता है? तो वह है 180 डिग्री। ठीक है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमोत्तर में दिखाई दी? तो वह 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान माध्याह्न रेखा होती है। प्रधान यमोत्तर नहीं, तो ये प्रधान इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे बोलते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना से गुजरती है। किस इतने देशों से? 8 देशों से। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती किससे? तो नाइजर से नहीं गुजरती है। प्रधान यमोत्तर गुजरती है कहाँ से? तो वो है अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों पर किसका जीएमटी के समान है? तो वह हो जाएगी अल्का, डबलिन और ये हो जाएगा लिस्बन, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय की यानी 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं है? तो वह है अदिस अबाबा इथियोपिया का। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। तो कहाँ से? तो कहाँ पहले जापान का होगा, फिर आपका इराक होगा, फिर होगा ग्रीस, उसके बाद क्यूबा, फिर कोस्टारिका। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर पढ़ लीजिए कितना घंटे आगे, 3 घंटे आगे, 2 घंटे आगे, जो जितना आगे है। तो आईएसटी यमोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का नाम बताइए। तो स्थान है 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में। तो यहाँ पर कर लीजिएगा, ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व पर। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर।
नेक्स्ट है एक तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे कूट का चयन कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यार दोनों सही, आर्य की व्याख्या कर रहा है। ग्लोब पर दो स्थानों में से बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कितनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दो बार हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा, तो उसमें 6.5 घंटे का अंतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलमंडल मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वह है बेरिंग जलमंडल मध्य। तो मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा। तो एक जहाज एलुसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। 1 जनवरी 1999 से 23:30 मतलब 11:30 बजे 180 डिग्री यमोत्तर पर पार करती है। यमोत्तर को पार करने के समय 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और दर्ज निर्धारित करेगा, तो 2:30। पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक जहाज के कैप्टन, तो ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा या 10 बजे सोमवार लिखा तो उसके जहाज की गति वही है पृथ्वी के घूर्णन की है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वो किस स्थानीय समय पर पहुंचेगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। तो किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न से किसे मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर बनाना चाहिए। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे से है तो ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बजे पर आता है, तो उस समय की देशांतर रेखा क्या होगी, तो वो होगी 45 डिग्री पूर्व। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मानक समय। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा अक्षांश पूर्व से पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है और सभी अक्षांश समांतरों से बड़ा होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा का कुल लंबाई लगभग 40,090 किमी है। इसकी कुल लंबाई 78.7% जलभाग जलीय है, 21.3% भाग स्थलीय है। भूमध्य रेखा है, स्थिति है और यहाँ पर नंबर वाइज दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप है। तो चलिए करते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग कितनी है, तो लगभग 40,000 है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शनों के भी और ये देख ली साओ टोमो प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राजील, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरिबाती, कोलंबिया। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती, तो मैक्सिको से। निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। तो इसमें जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, तो ऑप्शन हो गया डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो वह मैक्सिको से। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है ब्रुनोई और वेनेजुएला। तो ऑप्शन हो गया डी। भूमध्य रेखा गुजरती है किससे, केन्या से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है, तो वह सिंगापुर। और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं, तो वह गुजरते हैं अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायदा पेटी है, ये भूमध्य रेखा पर है। अब कर्क रेखा की बात करें तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर है और 21 जून और 21 सितंबर के बारे में तो आप जानते होंगे। और ये किन देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो हवाई द्वीप, वेस्टर्न सहारा, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान से होकर गुजरती है। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतांश होता है कहाँ पे, तो 43.5 डिग्री पर होता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से, ईरान से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है। तो ठीक है, याद कर लीजिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन जरूर आता है कभी कभी। मकर रेखा, तो दक्षिण गोलार्ध में 10.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य किरणें मकर रेखा पर 23 डिग्री 5 23 डिग्री
दक्षिण अक्षांश पर लंबवत 21 से 22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और दक्षिण टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होता है। दोनों के दोनों सही है। मकर रेखा नहीं गुजरती कहाँ से? बोलिविया से। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक और चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया से होकर गुजरती है। और निम्नलिखित देशों में से विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, ऊपर में से किन देशों से मकर रेखा नहीं गुजरती है? मतलब रेखा गुजरती है तो सभी के से गुजरती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, घटित होती है? तो होता यह है कि उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब विकसित होता है। और दिन और रात की बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल में 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन दिशा में घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। तो इससे तो पढ़ा ही होगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो होते हैं 23 सितंबर को। विषुव इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कौन सा होता है? तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? वो होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़। तो ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर दोनों मौजूद हैं तथा 21 जून 22 दिसंबर दोनों मौजूद हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे होते हैं। तो किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो वो 21 जून को होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो होगी 21 जून को। और नेक्स्ट है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है, वो होता है 21 जून को। जून की 21 तारीख को क्या होता है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये है बहुत सारे बिग बैंग थियरी वगैरह, आकाश धूलकण वगैरह। तो देखिए, सिद्धांत है परिक्रमा प्रतिपादक। धूमकेतु टकराव किसने दिया? ये काम्टे दी वफन ने दिया। वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने। उल्का पिंड वाला लॉकियर ने। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने। और दैतारक परिकल्पना H.N. रसेल तथा लिटिलटन ने। और सीडीप परिकल्पना प्रो.एस.जी. बनर्जी ने। और नवतारा परिकल्पना जिसे सुपरनोवा नोवा परिकल्पना कहते हैं, F. होयल तथा लिटिलटन ने। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना डॉक्टर हेनस अल्फवेन ने। और अंतरतारकीय धूल परिकल्पना ऑटो स्पिन ने दिया था। और पूर्व ग्रह परिकल्पना गोरार्ड कुइपर ने। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो वो दी थी ओ श्मिड ने। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो वो यूरेनियम डेटिंग का होता है। भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन द्वारा दिया गया। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया तथा इस बड़े विभाग को ईयान कहते हैं। प्रत्येक ईयान को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तथा इस प्रकार के भाग को महाकल्प कहते हैं। प्रत्येक महाकल्प को कल्प में तथा कल्प को छोटे छोटे इपोच में विभाजित किया जाता है। प्रीकैम्ब्रियन महाकाल, इस महाकल्प में
पृथ्वी बाह्यत्व अवस्था में तरलावस्था में आई तथा पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय में केवल सागरी घास ही उद्भव हो सकता था। इस काल में कोशिकीय जीवाणु, कई जोड़े वाले जीवों का उद्भव हुआ। तो ये सब कैम्ब्रियन युग वगैरह सबका है। यान यान है, इरा है, पीरियड है, इपोच है, एज है और लाइफ मेजर है। तो ये सिनोजोई के जो इरा है इसमें हुआ क्वाटरनरी और टर्सरी पीरियड का। तो क्वाटरनरी में होलोसीन हुआ जो कि 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले का है। आधुनिक भारत आदिमानव का हुआ विकास। और टर्सरी में हुआ प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन। ये सब टाइम पीरियड दिया है। आरंभिक मनुष्य, पूर्वज वनमानुष, फूल, बड़े पौधे और वृक्ष, खरगोश और खपरा, छोटे स्नायु चूहे आदि का विकास हुआ। मिस मध्य मेसोजोइक में क्या हुआ? क्रिस्टेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। तो 6.5 करोड़ से 14 करोड़, 14 करोड़ से 20 करोड़ के जुरासिक का हुआ। ट्रियासिक का 20 करोड़ से 24 करोड़ के बीच में हुआ। इसमें क्रिटेशियम डायनासोर का विलुप्त होना, डायनासोर का युग था जुरासिक में। ट्रियासिक में मेढक और समुद्री कछुआ था। और परमीन कार्बोनिफेरस जो 24 करोड़ से 28 करोड़ या 36 करोड़ के बीच में था। इनमें रेंगने वाले जीव और रेंगने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए गए। डिवोनियन में 36 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व। स्थल और जल पर रहने वाले जीव। सिल्यूरियन में 40 करोड़ से 43 करोड़ वर्ष पहले। इस स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे पाए गए। ऑर्डोविशियन कैम्ब्रिज में 43 से 50 करोड़ पहली मछली और कैम्ब्रियन में 50 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व स्थल पर कोई जीवित जीव नहीं थे। जल बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव रहते थे। और प्रोटेरियोजोइक में जो है पूर्व कैम्ब्रियन में 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, 57 करोड़ वर्ष पूर्व और इसमें 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व कई जोड़ों वाले जीव पाए गए। और 2.5 करोड़ अरब से 3.5 मतलब 3.8 अरब हरी सवाल एक उसकी जीव। और 3.8 में महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण। और 4.8 वर्ष पूर्व महासागरों और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइडों की अधिकता। तारों की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। 12 अरब वर्ष पूर्व हुई थी सुपरनोवा। और बिग बैंग जो हुआ लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। देश ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ये इन सबका युग का काम है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो उसका प्लेस्टोसीन से है। और निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना जाता है? तो माना जाता है 650 से 1870 ईस्वी को। इसे लघु हिमकाल माना जाता है। अतः निकटता से विकल्प के रूप में सी है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो वह था 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो वह विवर्तनिक क्रिया द्वारा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका नहीं है। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। वह शामिल था ऑस्ट्रेलिया आपका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सभी शामिल थे। कॉकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य ये क्या था? पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन ईयान के प्रारंभिक काल के हैं जो कि अतिसूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म हैं। प्रसंग विकल्प में मिलियन शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। अबिलियन होता है। निम्नलिखित में से निम्न घटनाओं में जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र दोनों ने। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वह पर्वत निर्माण बल का। और नेक्स्ट है विचार कीजिए ऊपर इनमें से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो सभी के सभी हैं। सही कालक्रम को देखिए तो इसमें जो हो जाएगा सही कालक्रम में पहला हो जाएगा सीवाल जमाव, फिर पटपरा जमाव, फिर हुआ आपका बाघोर जमाव, फिर खतानी जमाव। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है घटनाओं पर विचार। पहला सरीसृप, पहला कीट और कवच वाला जीव, पहला स्तनधारी। तो ऊपरी घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका कवच वाले जीव आए, फिर आए कीट, उसके बाद आए आपके पहला सरीसृप, फिर स्तनधारी जीव। तो ऑप्शन हो गया सी।
फिर राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो वह है प्लेस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो वह है इनमें से कोई नहीं, तो वह है रस्ट बाउल रस्ट बेल्ट एवं भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण औद्योगिक हब था लेकिन अब गिरावट के चरण में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टाने। नेक्स्ट है चट्टाने। अगला है चट्टाने। पृथ्वी की परपटी सैलों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। सैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान है। विज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 समूह में विभाजित किया गया है। आग्नेय चट्टान, अवसादी, तलछटी, रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानें। आग्नेय सैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। रवेदार चट्टानें होती हैं, इनमें परतें नहीं होती हैं और पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय सैल क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय सैलों को प्राथमिक सैल भी कहा जाता है। आग्नेय सैलों के प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट और बेसाल्ट और ज्वालामुखी ब्रेसियर तथा टफ आदि हैं। अवसादी सैलों का निर्माण पृथ्वी की सतह की सैलों, आग्नेय एवं अवसादी कायांतरित अन्नच्छादन कारकों, अपक्षय एवं अपरदन के प्रभावाधीन अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा अपरदन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ सैलों में परिणत हो जाते हैं और प्रक्रिया शिथिल भवन और बहुत ही अवसादी सैलों में निक्षेप ये परतें सीली भवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म जैसी अवसादी सैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी सैलों का वर्गीकरण 3 समूहों में होता है, यांत्रिक रूप में, और ये सब पढ़ लीजिएगा। अवसादी ये अग्नेय सैल हैं। अग्नेय सैल ग्रेनाइट को ग्रीनीस बोलते हैं, बेसाल्ट को सिस्ट बोलते हैं और बेसाल्ट को एस्फीबोलाइट बोलते हैं। अवसादी चट्टानें होती हैं सेल का स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट का संगमरमर, बलुका पत्थर का क्वार्टजाइट और कांग्लोमेरेट का नीस होता है। रूपांतरित चट्टानों में स्लेट का फाइलाइट होता है, फाइलाइट सिस्ट होता है, गैब्रो का सर्पेंटाइन होता है। परतदार चट्टानों के विषय में निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी सही। परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती है। ये भी सही। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सैलें स्तरों में पाई जाती हैं, ये सत्य है। और बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। और आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। और अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलोमाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समूह संबंधित नहीं है? तो वो नीस जो है, ये बालुका पत्थर, सैल, चूना पत्थर, ये सब क्या है? अवसादी सैल है। और जो नीस है वो ग्रेनाइट है, अग्नि मतलब अग्नेय है। और ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे धरातल के नीचे गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें ज्वालामुखी में उत्सर्जित होती हैं। अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम ज्वालामुखी उद्गार के भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा धरातल पर निश्चित होते हैं जिसे लावा की संज्ञा दी जाती है। बहुत गर्म होता है तथा ताजा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 6000 से 12000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार के होते हैं, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है और इसे सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा सिलिका तथा मात्रा कम होती है। तो प्लूटोनिक अथवा ये सब देख लीजिएगा। मृत ज्वालामुखी वगैरह बहुत कुछ है इसमें। कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इसको यहाँ पर है ग्राफ में देख लीजिए। ज्वालामुखी है देश है, ज्वालामुखी देश, इसको याद कर लीजिए। माउंट किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य
विसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, पैपो कैटेपिटल तो मैक्सिको में है, माउंट कैमरून कैमरून में, माउंट सस्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, मायोन फिलीपींस में, माउंट सिनाबोन इंडोनेशिया में है। सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, पेरुकुटीन मैक्सिको में है, माउंट एरेबिस अंटार्कटिका में है, किलायो हवाई द्वीप में है, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउना लोआ हवाई द्वीप में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, चिम्बराजो इक्वाडोर में है, दामबंद ईरान में है, कोह ई सुल्तान पाकिस्तान में है, विल्लारिका चिली में है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो वह है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी से संबंध सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो वह है माउंट कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो होता है परिप्रशांत महासागरी में। अगला है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। कहाँ पर पाई जाती है? इटली में। और ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का, और मौना लोवा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है एक। और निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इसमें से जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा है, कांगुआ नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वही सेम क्वेश्चन। तो इसमें जो है एंटेना है, विसुवस है, और किलिमंजारो एक तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कांगुआ दक्षिण अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है, और एटना जो है सिसिली एवं विसुवत नेपल्स दोनों इटली में इससे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 2 सही है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक है ये आग्नेयगिरी। और निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली एक है जागृत ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू है। ये मिलान करना है। एटना कहाँ पाया जाता है? तो एटना सिसिली में। और विसुवस इटली में। और ये एरिबस कहाँ पाया जाता है? एरिबस पाया जाता है राजद्वीप में। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ऑप्शन बी। और ये भी मिलान करता है। माउंट रैनियर जो है वो होती माउंट रैनियर यूएसए में, इटना इटली में, और पैराकुटीन पाई जाती है मैक्सिको में, और ताल फिलीपींस में। तो ऑप्शन हो गया बी। फिर नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है। तो माउंट कीनाबालू मलेशिया, और अल्बुर्ज ईरान, और अकांगुआ अर्जेंटीना, और किलिमंजारो तंजानिया। ऑप्शन हो गया डी। फिर नेक्स्ट मिलान करना है। तो ये है सबनकाया पेरू में, और माउंट एटना इटली में, और कोलिमा मैक्सिको में, और मेरापी इंडोनेशिया में। ऑप्शन हो गया सी। फिर है ये इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, और इसमें लगभग 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, दूसरा गलत है। और प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत बाराकाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह है इंडोनेशिया में। और ये है माउंट रेनर कहाँ पाया जाता है? ये यूएसए में, माउंट एटना इटली में, और माउंट पैराकुटीन मैक्सिको में, माउंट एपो फिलीपीन में। तो ऑप्शन हो गया बी। तो अब है भूकंप, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।